अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो अप मनोविज्ञान। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल राइट। एंड मुझसे किसी ने नहीं पूछा, लेकिन मैं बता दूं कि मैं भी ठीक हूँ। सो इट्स जस्ट चिलिंग आउट। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हमने पिछली वीडियो में प्योर साइकोलॉजी के जितने ब्रांचेस थे या फिर बेसिक साइकोलॉजी के जो फील्ड्स थे, हमने उनको पढ़ लिया था। सो हमारे जितने साइकोलॉजिस्ट हैं प्योर साइकोलॉजी में, वो इसी चीज़ में एक्टिव होते हैं कि जो पहले से या तो जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनको वापस से उनकी रिलायबिलिटी को और उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए उनको रिसर्च करना, या फिर नए प्रॉब्लम्स के लिए नए सिद्धांत बनाना कि कोई प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन अगर निकालना है तो किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। और कौन सी समस्या है, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप किस वे से हैंडल करेंगे, ये जो एक तरीका होता है। आप अगर ये सॉल्यूशन मिल जाता है तो इसको सिद्धांत के रूप में बना करके फाइल अप करके बाइंड अप करके रखा जाता है, ताकि इन फ्यूचर जब वापस से वो सिचुएशन, वो कंडीशन आए आपके सामने, तो आप उसको अप्लाई करके अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और ना ही ज़्यादा इतना मेंटल प्रेशर होता है। आप इसको ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा एक संविधान है जो ऑलरेडी बना हुआ है, उसको अब हमें बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर मान लें कोई क्रिमिनल है, उसने कोई क्राइम किया, तो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग, या फिर आपका बहुत ज़्यादा एक लेवल है कि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए उस चीज़ को देख करके, तो आप अपने हिसाब से उसको मतलब सज़ा नहीं देख सकते। आप उसकी क्राइम के लिए जितना कॉन्स्टिट्यूशन में जो सज़ा लिखी हुई है, जो एक नियम बना हुआ है कि किस सेक्शन के थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं और कौन सा एक्ट उस पर आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में सब पहले से लिखा हुआ है, सेक्शंस में बटे हुए हैं। जो मतलब कि बड़े जो क्राइम है उनके लिए बड़ी सज़ा, जो छोटे क्राइम है उनके लिए छोटी सज़ा। तो ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा क्राइम किया है, देन उसको कौन से एक्ट के थ्रू उसको सज़ा दी जाएगी। यहाँ पर हमारा गुस्सा, हमारा फ्रस्ट्रेशन यहाँ कुछ काम नहीं आता, ना हमारे बाइसनेस काम आते हैं कि अगर हमें कोई पसंद है तो हम उसको कम सज़ा देंगे उसके क्राइम के लिए। सो यही होता है साइकोलॉजी में कि जो थ्योरीज बने होते हैं उनको अप्लाई किया जाता है पहले, कि वो सिद्धांत जो पहले से काफ़ी पहले से बनाए हुए थे वो अभी भी कितने वैलिड हैं और कितने रिलायबल हैं। तो जो सिद्धांत होते हैं, जो रिसर्चेस होते हैं, वो प्योर साइकोलॉजी में किए जाते हैं, लेकिन जो अप्लाइड साइकोलॉजी होता है उसमें उन्हीं नियम का जो एक एप्लीकेशन जो होता है वो अप्लाइड साइकोलॉजी में किया जाता है। तो बहुत सारे इसमें फील्ड आते हैं, ऐसे फील्ड जहाँ पर साइकोलॉजी यूज़ की जाती है इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, डे टू डे लाइफ में, हर एक दिन हर एक रोज़ जहाँ पर साइकोलॉजी को यूज़ किया जाता है उसको अप्लाइड साइकोलॉजी कहते हैं। तो हम मेनली जो इसके फील्ड्स हैं उनको पढ़ेंगे। इसमें पहला है क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, देन आप मिलिट्री साइकोलॉजी या फिर सैनिक मनोविज्ञान जिसको कहते हैं, या फिर लीगल या फॉरेंसिक साइकोलॉजी, एंड लास्ट है इकोनॉमिकल या फिर पॉलिटिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी ये एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा वाइड है। ये एरिया इतना ज़्यादा वाइड है कि अगर आप साइकोलॉजी को 100% लेके चलते हैं तो 50 to 60% साइकोलॉजिस्ट सिर्फ क्लिनिकल साइकोलॉजी से ही होते हैं और उसी में वो वर्क करते हैं। तो इसमें साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, काउंसलर्स या फिर जो सोशल वर्कर होते हैं, एनजीओ वगैरह में जो एक्टिव होते हैं, वो लोग क्लिनिकल साइकोलॉजी के अंदर आते हैं और इसी में वो वर्क करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजी फील्ड में। सो क्लिनिकल साइकोलॉजी एक ऐसा एरिया है जहाँ पर बिल्कुल जो एक मतलब सीवियर केसेस जो होते हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के, उनको डायग्नोस किया जाता है, उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, उन पर थेरेपीज़ अप्लाई करके देखी जाती है कि उन पर सेशंस चलाए जाते हैं, उनको किसी तरह से ठीक करने की, क्योर करने की कोशिश होती है। तो इसमें जो पेशेंट आते हैं वो इतने ज़्यादा उनमें मतलब इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो खुद से आ सके, उनको या तो उनकी फैमिली मेम्बर्स या फिर उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो वहाँ पर लेकर जाते हैं। फिर जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो क्योंकि वो जो क्लाइंट है, वो जो पेशेंट है, वो खुद से अपने बारे में नहीं बता पाते, रिलेटिव्स भी जितना जानते हैं बस उतना ही बता पाते हैं, लेकिन उसकी जो मेंटल कंडीशन है, उसकी जो थिंकिंग है, उसका जो परसेप्शन है, उसको जानने के लिए साइकोलॉजिस्ट उस पर टेस्ट अप्लाई करते हैं। बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें प्रोजेक्टिव टेस्ट आते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो ऐसे पेशेंट पर अप्लाई किए जाते हैं जिनका केस काफ़ी ज़्यादा सीवियर होता है और जो एक बिगड़ा हुआ केस जिसको कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब साइकोटिक जो पर्सनैलिटी होती हैं, उनके लिए प्रोजेक्टिव टेस्ट अप्लाई किए जाते हैं और उनको प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू जांचा जाता है, देखा जाता है कि एक्चुअल में उनके अंदर कौन सा डिसफंक्शन चल रहा है और किस मेंटल डिसऑर्डर से वो मतलब सफ़र कर रहे हैं।
लाइक आपने पढ़ा है या फिर आपने देखा होगा प्रोजेक्टिव टेस्ट में कई सारे टेस्ट आते हैं, जिनमें हरमन रोशा का इंक ब्लॉक टेस्ट या फिर टीएटी मॉर्गन और मुरे का जो आपका टीएटी थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट था, या फिर वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। ये ऐसे टेस्ट हैं जिनको अप्लाई करके उस पेशेंट की, उस जो क्लाइंट है उसका जो मेंटल फ्रस्ट्रेशन है, उसका जो एक स्ट्रेस लेवल है, उसकी जो परसेप्शन है, मतलब उसका जो डिसफंक्शन चल रहा है ब्रेन के अंदर, उनको जांचने की कोशिश की जाती है। अगर कोई क्लाइंट आता है किसी साइकोलॉजिस्ट के पास, तो पहले आप देखते के साथ नहीं बता सकते कि उनको क्या प्रॉब्लम है। और ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो किसी भी पेशेंट को या फिर क्लाइंट को देखने के लिए बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्योंकि जो पेशेंट होते हैं वो खुद इस कंडीशन में नहीं होते हैं कि वो अपने मेंटल स्टेटस को बता पाएँ कि वो क्या सोच रहे हैं, उनको कैसा फील हो रहा है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो खुद आते भी नहीं हैं, उनको फैमिलीज़ वाले या रिलेटिव्स लेकर के आते हैं हॉस्पिटल्स में या फिर मेंटल हॉस्पिटल में, एजाइलम्स में, उनको इलाज कराने के लिए, उनका ट्रीटमेंट कराने के लिए। तो उनको कैसे उनके बारे में जाना जाए, क्योंकि रिलेटिव्स आपके कोवर्ट बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, जो आपका बाहरी एक बिहेवियर है जो आप करते हैं एक्टिविटीज़, लेकिन आपके इंटरनली आपके माइंड में क्या चल रहा है ये देखने के लिए साइकोलॉजिस्ट को बहुत सारे टेस्ट अप्लाई करने होते हैं। तो मेनली वो प्रोजेक्टिव टेस्ट को अप्लाई करते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टिव टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आप बिना बोले ही अपने जो एक अंदर का फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको आप शो कर देते हैं। लाइक हरमन रोशा का इंक ब्लॉक टेस्ट है, या फिर वर्ड एसोसिएशन, या फिर सेंटेंस कंप्लीशन, या थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट। ये ऐसे प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं जिसको किसी पेशेंट पर, किसी ऐसे पेशेंट पर जिसका केस काफ़ी ज़्यादा सीवियर है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप मतलब कुछ तो आधा से ज़्यादा तो आप उसके बारे में जान सकते हैं कि वो क्या सोच रहा है, क्यों सोच रहा है, और अभी इस सिचुएशन में वो क्या फील कर रहा है। तो वो उन टेस्ट के थ्रू काफ़ी अच्छे से अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपनी जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसको बाहर निकालते हैं, और साइकोलॉजिस्ट को इससे पता चलता है कि उनको कौन सी प्रॉब्लम है। फॉलो अप हरमन रोशा का जो इंक ब्लॉक टेस्ट है, जिसमें कुछ स्याही के ऐसे कुछ धब्बे होते हैं जिनको आप सिमेट्रिकली बने होते हैं, जो मतलब एक साइड में बने होते हैं, देन फोल्ड करके किसी पेपर को आप अगर ओपन करते हैं तो वो सिमेट्रिकली एक डिज़ाइन होता है, और इसको इंक ब्लॉक टेस्ट बोलते हैं। हरमन रोशा का ये एक टेस्ट है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आपने बहुत बार सुना होगा हरमन रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट। तो ये क्या होता है, इसमें कुछ ऐसे इमेजेस होते हैं जो कोई मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर का नहीं होता है, बस जस्ट ये एक ऐसे इंक थ्रो किए होते हैं, और बस इतना है कि सिमेट्रिकल होते हैं। तो जो डिफेक्टिव पर्सनैलिटीज़ होती हैं, जिनको डिसफंक्शन जिनमें होता है जिनके ब्रेन में, वो उनमें एक मतलब लॉजिक खोजते हैं, या फिर एक उनको वो अर्थ देते हैं। अर्थ मतलब कि वो एक मायना देते हैं उस चीज़ को, और वो अपनी तरह से बताते हैं कि वो उनमें क्या देख पा रहे हैं उस चीज़ में। किसी को ह्यूमन फिगर दिखता है, किसी को मतलब कुछ ऐसे, अगर अच्छी सोच है उनकी तो कुछ ऐसे फ्लावर्स के डिज़ाइन, कुछ ऐसे इंसेक्ट, कुछ बहुत ज़्यादा, किसी को कुछ बहुत ज़्यादा भयानक दिखता है, कुछ बहुत ज़्यादा मतलब बुरा दिखता है किसी को। तो वो सब उनकी पर्सनालिटी को अंदर से बाहर निकालने का जो उनका कॉन्फ्लिक्ट है, ये एक ज़रिया होता है प्रोजेक्टिव टेस्ट के थ्रू। देन वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, कुछ ऐसे वर्ड देना और उनको बोलना कि इससे एक मतलब रिलेट करना किसी चीज़ से किसी चीज़ को। लाइक अगर एप्पल कहा तो एप्पल ऑब्वियस है या तो स्वीट या फिर मतलब याक। आप अगर सेब आपको पसंद है देन यू विल से स्वीट, यस आई लाइक इट। और अगर आपको सेब नहीं पसंद है देन याक, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है उसमें। तो वो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट अप्लाई करके देखते हैं कि उस बंदे को, उस पर्सन को किस चीज़ से मतलब प्रॉब्लम है और वो क्या सोच रहा है किस चीज़ के बारे में। और अगर बात करें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट की, तो ये एक ऐसा टेस्ट है जिसमें आपको बहुत सारे कार्ड्स दिए होते हैं, जिसमें कुछ पिक्चर्स बने होते हैं, जिनको देख के आपको स्टोरी राइटिंग करनी होती है, आपको कहानी लिखना होता है। तो कहानी लिखने का सिंपल सा एक लॉजिक ये है कि अगर आप कहानी लिखना शुरू करते हैं, आपको सिर्फ पिक्चर्स देख के कहानी को लिखना है। आपको पहले से कुछ नहीं बताया गया कि ये क्या है वो क्या है, आपका वो अपना परसेप्शन है, आप देखेंगे, आप उसके थ्रू राइटिंग करेंगे, स्टोरी राइटिंग। देन आपको पता चलेगा कि आपने क्या लिखा, उस पिक्चर को देख करके आपके मन में क्या ख्याल आए, कौन से थॉट्स आए, उनसे आपकी जो इनर एक सोच होती है, एक इनर मतलब जो एक आपकी विचार होती है, वो उसके बारे में पता चलता है। देन एक लास्ट है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। सेंटेंस माई मदर इज़ अ, देन इसका आगे का सेंटेंस क्या है। अगर कोई ऐसा बच्चा है, छोटा बच्चा है, अगर उसके ऊपर ये टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो सबसे अच्छा एग्जांपल इसका माई मदर इज़ अ। तो उस बच्चे के मन में अपनी माँ को लेकर के जो ख्याल होगा वो आगे का सेंटेंस उससे बताएगा। लाइक माई मदर इज़ अ, अगर अच्छे विचार है अपनी मम्मी के लिए, बहुत ज़्यादा लविंग है, केयरिंग है उसकी मदर, देन वो कह सकता है माई मदर इज़ लवली,
लवली लेडी, माई मदर इज़ ब्यूटीफुल, माई मदर इज़ केयरिंग, माई मदर इज़ लविंग। लेकिन वहीं पर अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने अपनी माँ का कभी प्यार मतलब नहीं पाया, या फिर उसकी मम्मी ने उसको मेड के ज़रिए उसको पाला और बड़ा किया और उसने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, तो वहाँ पर वो जो बच्चा है वो सेंटेंस सुन करके कुछ अलग ही सेंटेंस उसको कंप्लीट करेगा। लाइक माई मदर इज़ अ वेरी क्रूल, माई मदर इज़ नॉट लविंग मी, माई मदर इज़ नॉट केयरिंग। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वर्ड इन टेस्ट के थ्रू आप अप्लाई करते हैं और फिर उसको क्लिनिकल फील्ड में मतलब अप्लाई करने के बाद उसको डायग्नोस करते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है। एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर साइकोलॉजी काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और इसमें मेनली जो एक टीचर और स्टूडेंट का जो इंट्रैक्शन होता है, उनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होता है, उसको देखा जाता है। यहाँ पर आप स्कूल का सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, इन्वायरमेंट स्कूल का या फिर जो स्कूल की अथॉरिटी है, आप उसको भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन फिर भी आप स्टूडेंट और टीचर को सबसे पहले रखते हैं, क्योंकि एक पढ़ने वाला होता है और दूसरा होता है पढ़ाने वाला। तो पढ़ने वाला कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या पढ़ाने वाला कितना ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये डिपेंड करता है कि रिज़ल्ट कितना अच्छा आ रहा है या फिर रिज़ल्ट कैसा बन रहा है स्टूडेंट्स का। अगर कोई स्टूडेंट है जिसको 10 बार समझाने पर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर सिस्टम को ये देखना होता है, एजुकेशन जो अथॉरिटी होती है, कि प्रॉब्लम टीचर में है या फिर स्टूडेंट में है। अगर जो अदर स्टूडेंट ऑफ जो नंबर है, अगर उनका रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, देन प्रॉब्लम उस एक पर्टिकुलर बच्चे में है, तो उसको किसी और तरह से समझाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी अगर सभी बच्चों का रिजल्ट सही नहीं आ पा रहा है, तो फिर प्रॉब्लम कहीं ना कहीं टीचर में है, तो फिर उनको मतलब किसी न किसी तरह से हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। एजुकेशनल फील्ड में साइकोलॉजी का यूज़ है वो आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। अभी कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पर सिर्फ बुक से पढ़ाई होती हो, वहाँ पर ऑडियो विजुअल सब तरीके से बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है और उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कई बार उनको बताने की कोशिश की जाती है और हर तरह से कि वो किसी तरह से समझ में आ जाए उनके, क्योंकि हर बच्चे का IQ यहाँ पर सेम नहीं है और हर बच्चे का इंटेलिजेंस यहाँ पर सेम नहीं है और ना ही सब इतने ज़्यादा मतलब इंटेलिजेंट है कि एक ही तरह से उनको समझ में आ जाए। तो हर तरह से समझाने की कोशिश करना, उनको बार बार मतलब बताना। अगर कोई बच्चा एक बार पूछ रहा है, उसको नहीं समझ में आए, 2 बार पूछ रहा नहीं समझ में आए, तो फिर वो टीचर वहाँ पर फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी टीचिंग एड्स अपनाई जाती हैं जिससे बच्चों को मतलब उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, उनका जो एक IQ है, उसको बढ़ाया जा सके। एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को किस तरह से पढ़ाया जाए, मेनली ये देखा जाता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में कितना अच्छा कोऑर्डिनेशन है और किस तरह से एक दूसरे को वो सपोर्ट करते हैं।